नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम की, जहां बर्फीली आफत का कहर देखने को मिला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हुए एवलांच में 7 टूरिस्टों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। एवलांच गंगटोक को नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक मौके पर 25 से 30 पर्यटक फंस गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही बीआरओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 22 लोगों को बचा लिया गया है। इनमें से 6 पर्यटकों का गहरी घाटी से रेस्क्यू किया गया। बता दें कि हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक जाने के लिए पास जारी किया जाता है और इससे आगे जाने की परमिशन नहीं होती। जानकारी मिल रही है कि सैलानी 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे और यहीं पर हादसा हुआ है। अब तक वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है कि हिमस्खलन कब और कहां होगा। वे बस बर्फ के ढेर, तापमान और हवा की कंडीशन से हिमस्खलन के खतरे का अनुमान लगा सकते हैं। बर्फ में स्कीइंग वाले कुछ इलाकों में एवलांच कंट्रोल टीमें तैनात होती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिक्किम के, जहां पर एवलांच हुआ है। बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है और इसमें 7 टूरिस्टों की मौत हो गई है। और अब जम्मू कश्मीर में भी अगले 24 घंटों में एवलांच को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी अगले 24 घंटों में एवलांच हो सकता है। लिहाजा जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो एक्टिव मोड में हैं। लगातार वहां पर इसको लेकर के काम किया जा रहा है। लेकिन सिक्किम से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर्यटक एवलांच में फंस गए थे। 25 से 30 लोग वहां पर फंस गए थे, जिनमें से 7 पर्यटकों की मौत हो गई है। वहीं 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो पास जारी किया जाता है वो केवल 13वें माइलस्टोन तक के लिए किया जाता है, लेकिन जो पर्यटक थे, जो सैलानी वहां पर थे, वो 13वें माइलस्टोन से भी आगे चले गए थे, 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे। और वहीं पर 14वें माइलस्टोन के पास में ही जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 7 टूरिस्टों की मौत की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल और बिहार में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों से जारी हिंसा का सिलसिला कब खत्म होगा, यह सवाल जस का तस बना हुआ है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा, पथराव और आगजनी का दौर इन दोनों राज्यों में थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के रिसरा में फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली है। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि हुगली के रिसरा में कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने पत्थरबाजी की थी, जिसकी वजह से रेलवे विभाग ने हावड़ा बर्धमान मेन लाइन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। वहीं हिंसा को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के खेजूरी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर बरसी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल हिंसा को लेकर सवाल पूछा है कि क्या हम कहीं पर जुलूस निकाल सकते हैं या फिर नहीं। उधर ममता बनर्जी हिंसा को प्रायोजित बता रही हैं। तो कुल मिलाकर सियासत खूब देखने को मिल रही है। रामनवमी के दिन हिंसा भड़की थी, उसके बाद हमने देखा था कि अगले दिन भी पश्चिम बंगाल में किस तरह से हावड़ा में प्रदर्शन देखने को मिला था। वहां पर एक बार फिर से दोबारा हिंसा भड़की थी। बिहार के सासाराम में किस तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब हिंसा पर सियासत का नमक लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर वो सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ में आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हिंसा की है वो हिंदू या मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें बीजेपी बाहर से लेकर के आई है। तो सियासत भी अब हिंसा को लेकर के शुरू होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार से हिंसा को लेकर के रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे ऐन पहले किस तरह से कई राज्यों में हिंसा भड़की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले सामने आए थे, हिंदुओं की झोपड़ियों में आग लगाने के मामले सामने आए थे और उस दौरान भी हमने देखा था कि सियासत खूब देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बंगाल में जिस तरह से हिंसा भड़की है, उसको लेकर सियासत का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না, দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, দাঙ্গা আমরা করি না।
কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই, দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। और दुनिया उस बात को मानती है, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्री एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या ये वायलेंस के पीछे एक वर्ग है या ये तुष्टीकरण की राजनीति उनको और हवा देने का काम कर रही है। बुलेटिन में अब बात यूपी की, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद बदमाशों पर सिकंजा और भी कसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बदमाशों के मददगारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब जेल में बंद माफियाओं को लेकर 3 जेलों के सुपरिटेंडेंट पर गाज गिरी है। यूपी के बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ, बेटे अली अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरती थी। बता दें कि अशरफ बरेली जेल में, अली अहमद नैनी जेल में और मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला, नैनी जेल के शशिकांत सिंह और बांदा के अविनाश गौतम को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कार्रवाई को लेकर डीआईजी आरएन पांडे ने रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ है। आरोप है कि बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला ने अशरफ को वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई थी। बरेली में अब तक कई जेल कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब गाज सीधे जेल अधीक्षक पर गिरी है। तो साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि ना बदमाश बख्शे जाएंगे और ना ही उनके मददगारों को रहम मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुख्तार अंसारी पर भी अब एक और मामले में जल्द ही फैसला आने वाला है। वहीं आपको याद होगा कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया था, वहीं उसका भाई अशरफ, उसे बरी कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर यूपी में संदेश साफ है कि बदमाशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, आपको याद होगा हमने भी इस खबर को आपको प्रमुखता से दिखाया था, बताया था कि किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद ना सिर्फ बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, जो लोग फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में जिन लोगों ने उन्हें मदद पहुंचाई है जब वो जेल में थे या फिर बाहर थे, तो उन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था। बाकायदा कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही थी, उन लोगों के नाम निकाले जा रहे थे, वो पुलिसकर्मी कौन कौन से हैं जिन्होंने इन लोगों को मदद पहुंचाई थी, चाहे बात अतीक अहमद की हो, मुख्तार अंसारी की हो, अतीक के बेटे असद की हो, अली अहमद की हो, तो उन तमाम नामों को लेकर के पुलिस की ओर से एक्शन देखने को मिल रहा था। एसटीएफ की टीमें लगातार लगी हुई थी और कॉल डिटेल्स के बाद जब ये जानकारियां निकलकर सामने आई, उसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि बरेली जेल में इससे पहले जो जेल का एक कर्मचारी था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसने अशरफ को वहां पर मदद पहुंचाई थी। और जब से अशरफ के करीबियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, तब से और भी राज खुलने की बात निकलकर सामने आ रही है कि इस हत्याकांड से जुड़ी और भी कई जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब
इंतजार है कि शाइस्ता परवीन को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा या फिर असद को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये लोग जब से उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए थे उसके बाद से ये फरार चल रहे हैं और उम्मीद अब ये की जा रही है कि इन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। बुलेटिन में अब बात पड़ोसी चीन की चालबाजी की भी कर लेते हैं। दरअसल पड़ोसी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लगातार चीन की ओर से भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। अब चीन ने अरुणाचल में 11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश की है। चीन ने इन जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और पिनियन भाषाओं में जारी किए हैं। दरअसल चीन अरुणाचल को दक्षिणी चीन का पार्ट बताकर इसे जंगनान कहता है। जिन 11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश की गई है उनमें 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। यहां तक कि लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के करीब एक शहर भी शामिल है। वहीं भारत ने चीन के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन की ओर से इस तरह की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। मनगढ़ंत नामों को बताने का प्रयास इसे वास्तविकता में नहीं बदल सकता है। बता दें कि हाल ही में अरुणाचल में G20 कार्यक्रमों के तहत बैठक भी हुई थी, लेकिन चीन उसमें शामिल नहीं हुआ था और अब चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार भी नहीं है जब चीन ने भारतीय इलाकों के नाम बदलने की कोशिश की हो, इन्हें अपना बताने की कोशिश की हो। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय की अरुणाचल के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों की यह तीसरी लिस्ट है, यानी कि 2 बार पहले भी चीन ऐसी ही लिस्ट जारी कर चुका है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल अरुणाचल को चीन अपने दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है। लगातार LAC पर तनाव भी देखने को मिला था। हमने देखा था कि किस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़पें भी वहां पर हुई थी। उसके बाद लेकिन शांति की पहल जरूर कोशिश की गई थी। कई दौर की बैठकें वहां पर हुई थी, कमांडर लेवल की मीटिंग्स हुई थी। करीब जहां तक मुझे याद है 16 दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग वहां पर हुई थी और उन मीटिंग्स के जरिए शांति किस तरह से बहाल होगी इसको लेकर के तमाम कोशिशें की जा रही थी। कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट से सेनाओं को पीछे भी बुला लिया गया था और झड़पों का सिलसिला शुरू तब हुआ था, आपको याद होगा, जब 2019 में कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था। कोरोना के मामले बढ़े थे तो ऐसे में कुछ सैनिक हमारे बॉर्डर पर वो कोरोना की चपेट में आ गए थे, उन्हें जांच के लिए भेजा गया था और इसी दौरान जब चेक पोस्ट वहां पर खाली थे तो चीन ने अपने सैनिकों को वहां पर आगे कर दिया था और उसके बाद झड़पें शुरू हो गई थी। कई जगहों पर झड़प देखने को मिली थी और उस झड़प के बाद स्थिति LAC पर तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाद में बैठकें करके शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद कई बार जब बैठक SCO समिट की बात हो उससे पहले भी लगातार नरमी चीन की ओर से देखने को मिली थी, लेकिन G20 की बैठक जब अरुणाचल प्रदेश में हुई तो उसमें चीन की ओर से शिरकत नहीं की गई थी। साफ तौर पर चीन भी आंखें दिखाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। भारत ने साफ अपना रुख कर दिया है। अरिंदम बागची ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है और इसमें चीन की दखल को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और अगर चीन के नाम देने भर से वो इलाके चीन के नहीं हो जाते हैं। बुलेटिन में बात कर्नाटक चुनाव की भी कर लेते हैं। दरअसल कर्नाटक के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक का चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। एक और बीजेपी के सामने दक्षिण भारत में अपने एकमात्र किले को बचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी ये चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन तैयारियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कर्नाटक में एक के बाद एक दौरा करते नजर आए थे और पीएम मोदी के कर्नाटक में चुनावी दौरों का सिलसिला फिलहाल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 25 से 30 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी कर्नाटक में कार्यकर्ताओं की फौज उतारने की भी तैयारी कर रही है। किस क्षेत्र में कौन से कार्यकर्ता उतारेंगे इसे लेकर कार्यकर्ताओं का वर्गीकरण किया जा रहा है। हिंदी भाषी राज्यों में
माफ कीजिएगा, जो कर्नाटक के हिंदी भाषी इलाके हैं वहां पर हिंदी बोलने वाले कार्यकर्ताओं के जरिए जनाधार को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। वहीं बात कांग्रेस की तैयारियों की करें तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बैठक में राहुल गांधी और सीनियर लीडर मौजूद थे। बैठक में चुनावी कैंपेन और बाकी बची सीटों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। बाकी बची 100 सीटों के लिए कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष डी शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीनियर लीडर्स से चर्चा की है। इसके अलावा राहुल गांधी की सत्यमेव जयते यात्रा की तारीख भी बदल गई है। अब 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल को राहुल गांधी की सत्यमेव जयते यात्रा होगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाने हैं, वहीं चुनावी परिणाम 13 मई को आएंगे। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में सियासी दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने ट्विटर पर कोरोना संक्रमित होने से जुड़ा पोस्ट किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की तबीयत सुबह से ही खराब थी, जिसके चलते उन्होंने अमृतसर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। अब वे आने वाले दिनों में अपने निवास से ही कामकाज करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय बैठकों में शामिल होंगे। वहीं राजे 2 दिन पहले प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित बीजेपी की बैठक में शामिल हुई थी। दोनों ही नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने से सियासी गलियारों में चिंताएं बढ़ गई हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान में कोरोना मामलों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या 189 हो गई है। सोमवार को 17 मामले सामने आए थे, वहीं रविवार को 42 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी। लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान में सियासी गलियारोों में कोरोना की एंट्री होती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में सरदर्दी नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देश की बात करें तो जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3038 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2069 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। वहीं 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अगर पिछले 1 महीने से तुलना करें तो कोरोना के मामले 9 गुना बढ़ गए हैं। बता दें कि 3 मार्च को सिर्फ 334 केस सामने आए थे। वहीं 29 मार्च से रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी पिछले 1 महीने में 7.5 गुना बढ़ गए हैं। 3 मार्च को कोरोना के 2686 एक्टिव मरीज थे, जो अप्रैल को यानी कि 3 अप्रैल को बढ़कर 21,179 हो गए हैं। बता दें कि यह आंकड़ा अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को 20,601 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल में भी कई छात्राओं में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हरियाणा में भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा क्या पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा? क्या मास्क लगाना जरूरी कर दिया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर के सभी को सरकार की गाइडलाइन का इंतजार जरूर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे लेकर कब तक गाइडलाइन जारी करती है। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।